World Tune TV। मायागंज गांव में 2 सौतेली बहनें रहती थी, जिसमें से निहारिका गोरी चिट्टी और तीखे नैन नक्श वाली सुंदर लड़की थी, तो वहीं पल्लवी एक सांवली और सर पर कम बालों वाली बदसूरत लड़की होती है। माँ बालों में लगाने वाला तेल कहाँ है? पल्लवी, क्यों तू बेकार में हमारा तेल और शैम्पू खर्च करके अपने इन बचे खुचे 4 बालों को बचाने की कोशिश कर रही है? वैसे एक बात कहूँ, भगवान ने भी तुझे बड़ी जल्दी में बनाया होगा, तभी तो काली पीली शक्ल के साथ सिर पर ये 4 बाल देकर भेज दिया। निहारिका, तुझे मेरा मजाक उड़ाकर क्या मिलता है? मुझे तो बड़ा मजा आता है। अच्छा सच बता, मेरी खूबसूरती देखकर तुझे जलन तो बड़ी होती होगी ना, है ना? क्यों, सच कहा ना मेरी सौतेली काली बहन? पल्लवी लगातार अपनी सौतेली बहन के तीखे तानों को सुन रही थी। उसके मन की कुड़हन उसकी डबडबाई आंखों से बाहर आ रही थी, मगर वो सिर्फ मुंह खोकर उसकी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि स्वाभिमान के हक में जुबान खोलने की संजीदगी उससे छीन ली गई थी। वो बिना कुछ कहे अपना बैग लेकर कॉलेज चली जाती है। वहां पहुंचकर उसके कॉलेज की लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, देखो देखो, आ गई काली कलूटी अपने बॉय काट बालों के साथ रैम्प वॉक करती हुई। इसके झड़ते बाल देखकर तो मुझे शक है कि कहीं कैंसर के कीड़े इसके बाल ना खा रहे हो। ऐसी लड़की को तो कॉलेज से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियों से नापसंद करते थे और उसका कॉलेज में आने पर विरोध करते थे, जिसके कारण वो सभी उसके ऊपर टमाटर फेंक कर मारते हैं। इसके झड़ते बाल, इसके अंदर जरूर कोई बड़ा रोग पल रहा है। प्लीज मत मारो, मुझे सच में कोई बीमारी नहीं है, मुझ पर ये अत्याचार मत करो। चल झूठी, तेरे ये झड़ते बाल जरूर कोई तो रोग है तुझे। अरे ओ काली चुड़ैल, ये लाल पीली होकर कहाँ से आ रही है? तभी निहारिका भी कॉलेज से घर आ जाती है और कहती है, माँ, मैंने सुना है कि इस काली कलूटी को कैंसर है। कैंसर? मैं तो कहती हूँ माँ, इसे घर से चलता करो, वरना ऐसा ना हो कि इसका कैंसर का रोग हमें लग जाए। नहीं माँ, मुझे मत निकालो, आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मर, हमें क्या? वैसे भी इस बदसूरत शक्ल से और कम बालों के साथ कौन ब्याह करेगा तुझसे? ताउम्र हमारी छाती पर ही बोझ रहेगी। चल अब निकल यहाँ से। बिल्कुल सही कहा माँ, इसे तो धक्के मारकर बाहर करो। फिर वो दोनों धक्के मारकर बेचारी पल्लवी को निकाल देती हैं। पल्लवी रोती हुई जंगल की ओर चली जाती है। काश कि मैं पैदा होते ही मर जाती। ये काला रंग और कम बाल तो मेरे लिए श्राप बन गए। हर कोई मुझसे नफरत करता है। आज कॉलेज में मुझ पर वार हुआ है। सौतेली माँ ने भी घर से निकाल दिया। कल को समाज वाले भी मेरा बहिष्कार कर देंगे। माँ, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आती? मेरा दुख क्यों नहीं देख पा रही हो तुम? पल्लवी का दुख उसकी आंखों से लगातार बह रहा था। सूरज ढलने के साथ ही अंधेरा छा जाता है और पल्लवी एक पेड़ के नीचे बैठी वहीं जंगल में सो जाती है। तभी वो खुद को ढेर सारे तारों के बीच आसमान में देखती है, जहाँ उसे अपनी मरी हुई माँ आशा नजर आती है। माँ, आप अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ चली गई थी? आप नहीं जानती कि वो सौतेली माँ और बहन मुझ पर कितना जुल्म करती है। ये दुनिया बहुत ही मतलबी और स्वार्थी है माँ। मुझे अब एक पल भी यहाँ नहीं रहना। मुझे भी अपने साथ ले चलो। पल्लवी बेटा, मैं तुझे लेने नहीं बल्कि इस ओछेपन को मिटाने आई हूँ जिसने तेरे इस मन को घेर रखा है। तभी आशा के अंदर से एक तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और वो पल्लवी के अंदर समा जाता है। उस तेज प्रकाश के पल्लवी में समाते ही उसके सिर पर लंबे घने रेशमी बाल आ जाते हैं, साथ ही उसका रंग गोरा हो जाता है। अपने इस नए रूप में पल्लवी बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी आशा कहती है, पल्लवी, ये लंबे बाल अब तुम्हारा स्वाभिमान और श्रृंगार है, और अब जब कभी भी तुम इनसे मदद मांगोगी तो ये बढ़ चढ़कर तुम्हारी मदद करेंगे। अरे वाह, मेरे बाल तो सचमुच के लंबे बाल हो गए हैं और मेरा रंग भी गोरा हो गया। अब तो मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचती है। वहां पहुंचकर जैसे ही उसकी सौतेली माँ और बहन उसके लंबे घने बालों और गोरा रंग देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ, निहारिका, देखो मेरे बाल लंबे हो गए हैं। कल रात में जंगल में सो रही थी तो मेरी माँ मेरे सपने में आई और उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे ये जादुई लंबे बाल दिए हैं। क्या जादुई लंबे बाल? पहले तू हमें अपने इन जादुई बालों से कोई करामात करके दिखा, तो ही यकीन होगा हमें। ए मेरे जादुई लंबे बाल, दिखा दे अपना कमाल। जैसे ही पल्लवी ऐसा कहती है तभी उसके बालों से एक प्रकाश उत्पन्न होता है और उसमें से ढेरों नोटों की गड्डियां निकलने लगती हैं। अरे वाह मेरी पल्लवी, मेरी बच्ची, मैं तो तुझे बेकार ही खोटा सिक्का समझती थी। लेकिन तू तो खजाना निकली। मेरी बच्ची इन बालों के साथ और गोरे रंग के साथ कितनी खूबसूरत लग रही है। नजर ना लगे मेरी लाडो को किसी की।
बेटा जो भी हुआ उसे भूल जा। देख परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। अब तो तू यहीं रहेगी हमारी। जादुई लंबे बालों के कारण अब पल्लवी को वो सभी सुख मिलने लगे जिसकी उसने मात्र कल्पना की थी। अब तो वो अपनी सौतेली माँ की चहेती बन चुकी थी। एक रोज जब पल्लवी अपनी माँ के साथ मंदिर से लौट रही थी तो उसको एक औरत मिली जिसे कोढ़ था। कोई मेरी मदद करो। क्या हुआ माँ जी, क्या परेशानी है आपको? अरे पल्लवी हाथ मत लगा इस बुढ़िया को, देख नहीं रही इसे कोढ़ है, कहीं तुझे न फैला दे। और अगर एक बार कोढ़ हो गया तो पूरे शरीर में फैलते देर नहीं लगती फिर। कुछ नहीं होगा मुझे माँ, डरो मत। बेटा मुझे इस कोढ़ ने जकड़ रखा है। मैं हर रोज इससे सड़ कर मर रही हूँ। मुझे इस रोग से मुक्ति दिला दे और एक नया जीवन दे दे। ऐ मेरी जादुई लंबे बाल, जरा दिखा तो अपना कमाल। जो ये चाहती हैं वो इन्हें मिल जाए। तभी उसके बालों से एक रोशनी उत्पन्न होती है जिसमें से दूध में गुलाब और गंगा जल मिली हुई धारा उस कोढ़ी औरत पर जा गिरती है और देखते ही देखते उसका सारा कोढ़ खत्म हो जाता है और वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तेरी वजह से मुझे नया जीवन मिला है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। इसके बाद पल्लवी घर चली जाती है। उसके यहाँ अक्सर पीड़ित और दुखी लोगों का आना जाना लगा रहता, लेकिन पल्लवी किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती और सबकी मदद करती। ये सब देख निहारिका को उससे बहुत जलन होती है। ये कल की काली कलूटी आज कितनी फेमस हो गई है। जब से इसके लंबे लंबे बाल के आए हैं इस महारानी के तो ठाठ ही बदल गए। लेकिन आज रात में इसके इन लंबे बालों को काट ही दूंगी, तभी इसकी सारी हेकड़ी खत्म होगी। रात को जब पल्लवी अपने कमरे में सो रही होती है तो निहारिका कैंची लेकर उसके बालों को काटने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही वो उसके बालों को छूती है तो कैंची उल्टा उसी के बालों को काट देती है और वो पूरी तरह गंजी हो जाती है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बाल, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो गंजी हो गई। अरे क्या हो गया, ये आधी रात को कौन चिल्ला रहा है? अरे निहारिका तू गंजी क्यों हो गई? पता नहीं माँ, मैं तो इस सौतेली बहन के बाल काटने आई थी, लेकिन कैंची अपने आप ही मेरे बालों पर चल गई। तो तुझे किसने कहा था इसके बालों को काटने के लिए? अब देख तूने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। निहारिका काश तुम समझ पाती कि जलन सिर्फ नुकसान ही करती है। मैंने तो हमेशा तुझे अपनी सगी बहन की तरह प्यार किया है, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे बैर रखा और अपने अंदर अंगार भरती रही। इसी कारण आज तुम्हें ये सजा मिली है। पल्लवी की बात सुनकर निहारिका का सिर शर्म से झुक जाता है और वो फूट फूट कर रोते हुए पल्लवी से माफी मांगती है। पल्लवी उसे क्षमा कर देती है और अपने जादुई लंबे बालों से उसके सिर पर फिर से बाल ला देती है। इसके बाद कामना और निहारिका पल्लवी को खूब प्यार और सम्मान देने लगे। रामानुज और रमा की दो बेटियां हैं, श्यामा और गौरी। श्यामा का रंग काला है तो गौरी का रंग गोरा। उन दोनों बहनों में बहुत प्यार है। वो साथ खेलती हैं, साथ पढ़ती हैं और साथ ही शैतानी भी करती हैं। और उनमें से अगर कोई बीमार पड़ जाए या किसी को कुछ चोट लग जाए तो फिर पूछिए मत। माँ गौरी का घाव कब भरेगा? सुबह से शाम हो गई, बेचारी को बहुत दर्द हो रहा है। अरे वो घाव है, ठीक होने में समय लगेगा। गौरी का घाव जब तक भरा नहीं श्यामा चैन से न सोई और न खाई, और जब वो पूरी तरह ठीक हो गई तो दोनों बहनें फिर से निकल गईं मस्ती करने। श्यामा कितने दिन हो गए ना हमें बाहर घूमे, चलो बाबा के खेत पर चलते हैं। रामानुज की फसल इस साल बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए वो बहुत खुश था और उसने इस बार अपनी दोनों बेटियों को देने के लिए चांदी का एक जैसा ही लॉकेट बनवाया था। लॉकेट में एक ढक्कन था जो खुलता था। रामानुज ने दोनों बहनों की तस्वीर भी उसमें लगवा दी थी। श्यामा और गौरी को जब उसके पिता ने ये लॉकेट दिया तो दोनों बहनें खुशी से उछल गईं। गौरी ये लॉकेट कितना अच्छा है ना, देख इसमें हम दोनों की तस्वीरें भी हैं। हाँ श्यामा, मुझे ये लॉकेट बहुत पसंद है। एक काम करती हूँ, मैं ना अपने वाले लॉकेट में तेरी फोटो लगा लेती हूँ और तू मेरी फोटो लगा। अगर हम कभी दूर हुए तो कम से कम फोटो तो तुम्हारे साथ रहेगी। पर हम दूर क्यों होंगे, मुझे तो हमेशा तेरे साथ रहना है, तेरे बिना नहीं रहना। रामानुज और रमा दोनों बहनों के प्यार को देखते तो उनकी आंखें भर जाती थी। इन दोनों बहनों के प्यार को किसी की नजर न लगे रमा, ये हमेशा साथ साथ रहें। लेकिन होनी की किताब के किस पन्ने में क्या लिखा है ये कौन जानता है। बारिश का मौसम शुरू हो गया था और इस बार की बारिश ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लोगों के घरों में पानी घुस रहा था। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे।
रामानुज का परिवार भी पानी के बीच से अपने लिए सुरक्षित स्थान की तलाश में जा रहा था। श्यामा देख, तू मेरा हाथ कस के पकड़ कर रख, पानी का बहाव बहुत तेज है और तू भी मेरा हाथ जोर से थामे रख। वो सभी धीरे धीरे चले जा रहे थे, तभी अचानक पानी का जोरदार वेग आया और गौरी का हाथ श्यामा के हाथ से छूट गया। रामानुज और रमा भी उनसे बिछड़ गए। श्यामा, श्यामा! गौरी पानी के तेज बहाव में बहती चली जा रही थी। उसने पानी में बहुत हाथ पांव मारे, फिर वो बेहोश हो गई और बहती हुई एक नदी में चली गई। उधर बाढ़ का पानी जब थमा तो श्यामा का जीवन बिल्कुल बदल गया। रामानुज की मौत हो गई थी। उसकी माँ तो जिंदा थी, लेकिन वो शौक में चली गई थी। वो तो श्यामा को पहचान भी नहीं पा रही थी। माँ, मैं हूँ श्यामा, तेरी बेटी। लेकिन रमा उसे नहीं पहचान पाई। श्यामा ने अपनी बहन को बहुत तलाशा, लेकिन वो नहीं मिली। उधर गौरी नदी के पानी के बहाव में बहती हुई समंदर में चली गई। वहाँ मछुआरों के झुंड ने अपना जाल बिछा रखा था। वो उस जाल में फंस गई। मछुआरों ने जब जाल खींचा और उसमें एक लड़की को देखा तो, भाई ये लड़की कहाँ से आ गई हमारे जाल में? भाई हमें मल्होत्रा सेठ को इसके मिलने की बात बतानी होगी। मल्होत्रा सेठ मछलियों के बहुत बड़े कारोबारी थे। वो मछलियों को देश के हर एक कोने में सप्लाई करते थे। सारे मछुआरे उन्हीं के अंडर काम करते थे। मछुआरों के झुंड ने गौरी को मल्होत्रा सेठ को सौंप दिया। अरे ये बच्ची कहाँ मिली तुम लोगों को? मल्होत्रा जी ने उस बच्ची के सीने पर अपना कान लगाया। उसके दिल की धड़कन चल तो रही थी, लेकिन बहुत ही धीमे। वो बच्ची को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा, देखिए बच्ची की हालत सीरियस है, हमें इसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। डॉक्टर साहब, बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाएं, बस इसे ठीक कर दो। मल्होत्रा सेठ के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक औलाद की। उसकी पत्नी अंजलि और वो खुद शादी के 13 साल के बाद भी बच्चे की किलकारी का इंतजार कर रहे थे। गौरी को वो भगवान के आशीर्वाद की तरह समझ रहे थे। अंजलि देखना, इस बच्ची को कुछ नहीं होगा। भगवान ने इसे हमारे घर में अंधेरे को मिटाकर रोशनी करने के लिए भेजा है। 2 दिन बाद गौरी को होश आ गया, लेकिन गौरी अब पुरानी सारी बातों को भूल चुकी थी। यहाँ तक कि उसे अपना नाम तक याद नहीं था। मल्होत्रा जी ने उस बच्ची को नाम दिया रिंकी और उसे गोद ले लिया। समय बीतता गया। गौरी अब एक नए नाम रिंकी के साथ बड़ी होने लगी। उसके पास अब दुनिया की सारी दौलत थी। वो ऐशो आराम में पलने लगी। हालांकि गौरी पुरानी सारी बातें भूल गई थी, लेकिन वो हमेशा एक सपना देखती कि वो डूब रही है और कोई गौरी गौरी पुकार रहा है। उस रात भी वो वही सपना देख रही थी और चौंक कर उठ गई। उसकी चीख की आवाज सुनकर उसके माता पिता भागते हुए आए। क्या हुआ बेटी, तुमने फिर से वही सपना देखा क्या? हाँ मॉम, फिर से वही सपना। वैसे ये गौरी किसका नाम है? मेरा नाम तो रिंकी है। गौरी अब पहले वाली गौरी नहीं रह गई थी। पैसे ने उसे घमंडी बना दिया था। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। उधर श्यामा की माँ की हालत वैसी ही थी। उसकी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई थी। कुछ लोगों ने श्यामा को सलाह दी कि उनका इलाज शहर में कराए, इसलिए वो उसे लेकर शहर आ गई। देखिए, इन्हें किसी बात का गहरा सदमा लगा है और वो सदमा इनके दिमाग में अंकित हो गया है। जब तक वो मिटेगा नहीं, ये ठीक नहीं होंगी। श्यामा अब अपनी माँ को गांव वापस नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर पुरानी सारी यादें बसी थी। अगर वो उन्हीं के बीच में रहती तो कभी ठीक नहीं होती। उसने शहर में ही रहने का तय कर लिया और यहाँ पर काम की तलाश करने लगी। संयोग से उसे गौरी के यहाँ नौकरानी का काम तो मिल गया, लेकिन गौरी श्यामा के रंग के कारण उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसका मजाक उड़ाती रहती थी। ओ काला जामुन, इधर आ, जरा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, फटाफट तेल लगा दे। जी मेम साहब। गौरी श्यामा से घर का सारा काम करवाती और हर बात में उसका मजाक उड़ाती। एक दिन गौरी के कुछ दोस्त उससे मिलने आए हुए थे। तभी गौरी ने दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अच्छा श्यामा, एक बात बता, तू बचपन में कोयले की खान में गिर गई थी क्या? इतनी काली कैसे हो गई? ये कहकर गौरी और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। बार बार के अपमान से श्यामा का दिल भी दुखता, लेकिन नए शहर में फिर से नई नौकरी ढूंढना इतना आसान तो नहीं था। वो अपमान का घूंट पीती और उनके घर काम करती। एक दिन की बात है, बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, तो मल्होत्रा जी की पत्नी ने श्यामा को उस रात घर पर ही रुकने के लिए कहा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। गौरी को जब ये पता लगा कि श्यामा वहाँ रुकी है, तो उसने उसे बुलाकर कहा, ए काला जामुन, इधर आ। सुन, एक काम कर, आज बहुत बारिश हो रही है, आज मौका है तेरे काले रंग को हटाने का। जा बारिश में जाकर भी मैं देखती हूँ कि तेरा काला रंग निकलता है कि नहीं। ये आप क्या कह रही हैं मालकिन? भला इस तरह से किसी का रंग कैसे निकलेगा? तुझे जो बोला वो कर, नहीं तो अपना हिसाब कर और कल से आने की जरूरत नहीं है तुझे।
श्यामा मजबूर थी। वो बारिश में खड़ी होकर भीगने लगी और गौरी जोर जोर से हंसने लगी। अचानक ना जाने ऐसा क्या हुआ कि हंसते हंसते गौरी के गले का लॉकेट नीचे गिर गया। ये वही लॉकेट था जो बचपन में श्यामा और गौरी को उसके पिता ने दिया था। गौरी उस लॉकेट को उठाने लगी, तभी बारिश में भीगती श्यामा की नजर उस लॉकेट पर गई। उस लॉकेट को देख वो चौंक गई। अरे ये तो वही लॉकेट है जो बाबा ने हम दोनों बहनों को दिया था, लेकिन ये मेम साहब के पास कहाँ से आ गया। अगले दिन की बात है। श्यामा को मल्होत्रा जी से गौरी के मिलने की सारी कहानी पता लगी। वो सारा सच जानकर बहुत खुश हुई कि उसकी बहन जिंदा है। उसकी याद में न जाने उसने कितने दिन रो रो कर गुजारे थे और आज भी हर दिन वो उसे याद जरूर करती थी। लेकिन श्यामा ये बात चाह कर भी गौरी को नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उसे बताकर भी क्या फायदा होता। वो तो पुरानी सारी बातें भूल गई थी। हालांकि उसने अपनी माँ को जब ये बातें बताई तो उनकी तबीयत में तेजी से सुधार होने लगा। हाँ माँ, हमारी गौरी जिंदा है, मैं उसी के यहाँ काम करती हूँ। क्या कहा? क्या मेरी बेटी जिंदा है? मेरी गौरी जिंदा है? तू ले चल मुझे उसके पास। माँ, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो हमें नहीं पहचान पाएगी। एक दिन की बात है। गौरी श्यामा का मजाक उड़ाने और उसे अपमानित करने के उद्देश्य से ही एक डिस्को में ले गई। डिस्को में उसके कई सारे दोस्त आने वाले थे। वो सभी आए। क्या बात है रिंकी, तेरी बहन को यहाँ एंट्री दे दी डिस्को वालों ने? वो क्या है ना, यहाँ स्मार्ट लोगों को एंट्री देते हैं ना। अरे यार, बड़े पापड़ बेलने पड़े। वो तो मैं इसे इसलिए ले आई क्योंकि काली चीज साथ रहेगी तो मुझे नजर नहीं लगेगी। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। बेचारी श्यामा चुपचाप खड़ी सबको देख रही थी। तभी डिस्को में आए दूसरे कुछ लड़के जो नशे में भी थे, गौरी की बात सुनकर गौरी के साथ बदतमीजी करने लगे। हाय हाय, ये तो बहुत सही गई तुमने। तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें किसी की भी नजर लग सकती है? लेकिन फिकर नॉट, हम बन जाएंगे ना तुम्हारे लिए काजल। क्यों आए लोग हैं? ये कहकर उन लड़कों ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगे। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ मुझे, छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? तुम्हें हमारे बिना नजर लग गई तो। ये कहकर उन बदमाश लड़कों ने जेब से चाकू भी निकाल लिया। गौरी के सारे दोस्त ये देखकर रफू चक्कर हो गए। लेकिन श्यामा को अपनी बहन के साथ हो रही बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो उन लड़कों से भिड़ गई। ओ तेरी, देख रहा है इस मेरी कौम को, हैं? बहुत शौक चढ़ा है इसे लड़ने का, है? उस लड़के ने श्यामा पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन श्यामा ने खुद को बचाया। तभी कुछ और लड़के श्यामा को पकड़ने के लिए आगे आए और उसमें गुत्थम गुत्था हो गए। इसी क्रम में श्यामा के गले का लॉकेट खुलकर नीचे गिर गया। गौरी की नजर जैसे ही उस लॉकेट पर गई, उसका सिर चकराने लगा और उसे सब कुछ याद आ गया। इस बीच उस लड़के ने चाकू निकालकर फिर से श्यामा पर हमला करना चाहा तो गौरी चिल्लाकर बोली, श्यामा, श्यामा। गौरी के मुंह से अपना नाम सुनकर श्यामा को जोश आ गया। उसके बाद तो उन दोनों बहनों ने मिलकर उन शराबी लड़कों के छक्के छुड़ा दिए। इस बीच डिस्को के मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस उन लड़कों को पकड़कर ले गई। श्यामा, मेरी बहन, तू आ गई, तू मेरे पास आ गई। दोनों बहनें एक दूसरे से मिलकर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में खुशी